सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th हिंदी व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत हम लोग आज की इस क्लास में रस टॉपिक को कवर करेंगे। आप सभी को भी काफी दिनों से इंतजार था कि मैम एक बार लाइव सेशन में हम लोग रस को पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फाइनली आज की क्लास में बच्चों हम लोग रस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपके काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, उसके पहले मैं एक बार देख लेती हूँ कि यहाँ पर आज की इस लाइव क्लास में शाम को 7 बजे कितने बच्चे हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। तो लगातार जैसा कि मुझे दिख रहा है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग भाई। और फटाफट ना आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा टॉकिंग हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। देखिए बच्चों, एक बार ना फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी सेशन को, ताकि जो है बिल्कुल सही समय पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे इस क्लास में आ जाएं। और जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो और भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और हम लोग मेन चीज ना डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों क्लास 10th हिंदी व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस टॉपिक को कवर करेंगे। और आपको एकदम क्या मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हास्य एवं करुण रस आपको पढ़ना है, उन्हीं सारे मतलब इन दोनों ही रसों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनकर के आते हैं, कि मतलब जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है ना, वो कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को मतलब देखेंगे आज की इस क्लास में हम लोग कि भाई जैसे प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ओके सेम, हाँ वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। और वही प्रश्न करेंगे बच्चों हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये रस टॉपिक मैम हम लोग किसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, काव्य सौंदर्य के तत्व। क्योंकि जैसे कभी कभी आप देख लेते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन प्रश्नों को करेंगे, उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, रस को क्लियर करने वाले हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 रस पढ़ने हैं। ओके, एक आपका क्या है हास्य एवं दूसरा क्या है आपका करुण रस। ओके, सिर्फ 2 रस है। फिर हम लोग जो एक नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें छंद को करेंगे, कौन से छंद पढ़ने हैं आपको वो भी देखिएगा, एंड अलंकार को करेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस छंद अलंकार आते हैं। लेकिन हमारी आज की इस क्लास में भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, रस को। क्या बच्चा पार्टी रस के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार है? वेरी गुड। आज की क्लास में तो वास्तव में मजा आने वाला है। बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। बस आप लोग थोड़ी देर धैर्य बना करके जो आपको समझाया जाए कि भाई आपने स्टार्टिंग में मैम देखा था कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये जितनी कंफ्यूजन है ना इन सारी चीजों को लेकर के आपके अंदर सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो ये हाँ ऐसा देख करके मैं इधर देखती हूँ तो मैं अपने बच्चों की संख्या देखती हूँ और देखती हूँ कि भाई कैसा बच्चों का रिस्पांस है। वेरी गुड, बच्चा पार्टी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि रस पढ़ना है तो रस का मतलब क्या होता है, कि मैम अगर हम लोग बात करें कि भाई साहित्य में इसका अर्थ क्या होता है, तो रस का भाई अर्थ क्या होता है ना। आप कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से एक बहुविकल्पी प्रश्न भी बन करके आ सकता है कि रस का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल साधारण शब्दों में। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम क्या होता है, आनंद। क्या बोलेंगे, आनंद। ठीक है, अब आनंद जैसे अरे वही मजा, ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप कोई गाना भी सुनते हैं तो उसमें आपको जब तक रस नहीं मिलता है, मतलब अगर कोई अच्छा लग रहा है आपको गाना तो समझिए उसमें आपको रस मिल रहा है, आनंद आ रहा है, तभी तो आप सुन रहे हैं। तो रस का अर्थ ही यही होता है बच्चों, आनंद, है ना। कोई मूवी देखते हैं, मनपसंद गाना सुनते हैं, या कोई अपना मनपसंद सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें क्या आ रहा है, रस आ रहा है, यानी कि आनंद मिल रहा है।
तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि जो है रस का अर्थ क्या होता है, तो क्लियर है कि भाई क्या होता है, आनंद होता है। तो साहित्य में रस का अभिप्राय क्या होता है बच्चों, आनंद। ओके, फिर उसके बाद है कि काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, आनंद मतलब जो हमें मजा आता है, रस मिलता है, वही मतलब ये क्या होता है कि उसे रस कहा जाता है। समझ में आ गई बात? बड़े ही आसान शब्दों में है बच्चों, इसको बस आपको सुनना है, क्लियर करना है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, नोट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा बच्चों, हाईलाइट पॉइंट इसको करिएगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देखेंगे, उसमें एक ऐसे प्रश्न आया है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे वहां, सही आंसर क्या करेंगे कि भाई रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या इसके पहले आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अभी से आपको क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मैम इतना क्लियर हो गया कि भाई रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, और काव्य को, मान लीजिए काव्य को पढ़ना और नाटक को देखने से जो हमें विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, वही रस कहलाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। चलिए अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, एक चीज है जो आप ध्यान में रखिएगा कि भरत मुनि के अनुसार, ऐसे भी आ सकता है कि किसके अनुसार, और 2024 में बच्चों ऐसा ही प्रश्न बन के आया है। कैसे कि उसमें पूछा है कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसके अनुसार, है ना, ऐसे करके आ गया कि भाई किसके अनुसार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए भाई किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। और ऐसे अभी प्रश्न आगे हम लोग करने वाले भी हैं, ठीक है। जब प्रश्नों को करेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हाँ मुझे आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, और मान लीजिए आपने पढ़ा भी है तब भी आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई ना भाई। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा मैम विभाव, अनुभव, संचारी भाव या स्थायी भाव होते क्या है ना, तो वो भी तो अभी हम लोग देखेंगे, बड़े आसान शब्दों में देखेंगे, आप भूलेंगे नहीं, कभी कभी नहीं भूलेंगे, है ना। क्या है कि रस के अवयव, अब बात कर लेते हैं कि भाई रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं बच्चों, ठीक है। अवयव को हम लोग, जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में अगर अंग भी लिख करके आ जाए ना कि रस के कितने अंग होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैम ने तो अवयव बताया था, अंग नहीं बताया। तो बात वही है, ठीक है, बात वही है बच्चों कि अवयव लिखा हो या अंग लिखा हो, आपको क्या बताना है कि 4 होते हैं, और चारों के नाम मैम ने बताए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ठीक है, ये 4 होते हैं। ये ऐसा भी क्वेश्चन बन के आया है प्रीवियस ईयर में, देखा है बच्चों कि भाई रस के कितने अवयव होते हैं, मैम 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तुरंत माइंड में सेट कीजिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ठीक है। अभी हम लोग ना उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण में मैं आपको बताऊंगी कि क्या विभाव है, क्या अनुभव है, क्या संचारी भाव है, क्या स्थायी भाव है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब क्या है कि इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ना, रस की निष्पत्ति होती है। तो अभी तो हम लोगों ने इतना देखा, क्या हमारी बच्चा पार्टी को बिल्कुल सही समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम, ओके, कई सारे बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, है ना। तो अभी बस हम लोगों ने इतना देखा बच्चों, छोटी छोटी चीजें देखी, है ना। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे ना। देखिए अभी क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि 4 अवयव होते हैं बच्चों। पहला क्या होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। एक एक करके देख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि मैम स्थायी भाव लिखा है, तो स्थायी भाव क्या होता है, पहले हमारे शब्दों में आप सुनिए, है ना, पहले साधारण शब्दों में, तब लिखा हुआ पढ़ेंगे। क्या बच्चों, स्थायी भाव क्या होता है, जो सहृदय यानी हमारे और आपके अंदर विद्यमान होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर स्थायी भाव ना हो। कैसे, किसी भी डरावनी चीज को देखा, डर गए, डर का भाव आ गया। कोई भी हंसी वाली चीज देखी,
हंसी आ गई तुरंत, है ना, हंसी का भाव आ गया, या कोई भी ऐसी चीज देख लिया कि मुझे रोना आ गया, है ना, तो रोना आ गया, वो भी भाव है। यानी ये ऐसे भाव है जो हमारे अंदर क्या है, विद्यमान है, स्थायी रूप से विद्यमान है, सभी के अंदर होते हैं। ठीक है, कोई छोटी सी चीज देखता है तो हो सकता है ना रोए, बड़ी सी चीज देख करके रोए, लेकिन रोएगा तो जरूर ना। ठीक है, अभी क्या है कि स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। ठीक है, प्रधान भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ये स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं सभी के हृदय में। ओके, चलिए अब उसके बाद में विभाव क्या होता है। विभाव क्या होता है, बड़ा ही सिंपल, जो कि रस का कारण होता है, मतलब जिसकी वजह से हमें रस मिलता है ना, कि वो विभाव कहलाता है। जैसे क्या कि अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो विभाव से आप इतना ध्यान में रखिए कि जिससे कारण पता चलता है कि भाई इसके कारण हमें रस की प्राप्ति हुई है, तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो जिसके कारण सहृदय का मतलब जानते हैं, हम और आप। ठीक है, सहृदय को रस प्राप्त होता है, यहाँ होना चाहिए बच्चों, होता है। ठीक है, होता है, वह विभाव कहलाता है। तो बड़ा सिंपल है, शब्दों में ऐसे ध्यान में रखना है कि जिसके कारण हमें क्या मिलता है, रस मिलता है, वही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। ओके, अब उसके बाद है मैम, देखिए स्थायी भाव तो हमारे अंदर ऑलरेडी रहते हैं। डरावनी चीज देखा, डर आ गया, रोना आ गया, हंसी आ गई। विभाव जिसके कारण हुआ है वो हो गया। अब अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या होता है बच्चों, जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं। अब जैसे हम डर गए तो कांपने लगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो ये बाहरी चेष्टाएं ना, यही क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है। पहले साधारण शब्दों में देख रहे हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, या मान लीजिए ऐसे हम कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, है ना, या फिर जैसे रोने लगे तो आंसू बहने लगे, है ना, तो ये बाहरी चेष्टाएं दिखने लगी, वही अनुभव कहलाता है। कैसे, देखिए स्थायी भाव के जागृत होने पर, जब हमारे अंदर स्थायी भाव आ गया, मान लीजिए डर वाला स्थायी भाव आ गया, तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जो बाहरी चेष्टाएं होती, जो दिखता है हमें कि कोई कांप रहा है ना, हंस रहा है, आवाज निकल रही है ऐसे करके, रोंगटे खड़े हैं तो दिखता है कि भाई हाँ देखिए सारे मतलब बॉडी में ऐसे करके, है ना। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना। अब जैसे आपके अंदर डर आ गया, आप एकदम हक्का बक्का हो गए, शॉक्ड हो गए, है ना, तो वो भी तो बाहरी चेष्टा है। रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, है ना, तो यही सब क्या होता है, ये अनुभव होता है बच्चों। ठीक है, जब अभी उदाहरण देखेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है बच्चों संचारी भाव। चार ही तो थे, चारों समझ लेते हैं एक बार। अच्छा, संचारी भाव वो होते हैं बच्चों कि जैसे जो थोड़ी थोड़ी देर में बनते मिटते रहते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज की चिंता की, उसके बाद वो समाप्त हो गई, हम फिर पहले जैसे हो गए, है ना। तो संचारी भाव ये होते हैं जो बुलबुलों की तरह बस थोड़ी देर में बनते मिटते रहते हैं। तो ये देखना है कि आश्रय के मन में, आश्रय मतलब हमारे आपके, है ना, आपके मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। हाँ, ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह बनते मिटते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको थोड़ी देर पढ़ाई की चिंता हुई जैसे, है ना, आपको लगेगा नहीं अब से तो मैं जरूर पढ़ूंगा, है ना, चिंता आ गई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है, वही है संचारी भाव। समझ रहे हैं। इसके पहले आपने अगर इतने आसान तरीके से पढ़ा हो तो बताइए। इसीलिए कह रहे बच्चों, धैर्य बना के पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नों को भी करेंगे हम लोग, फिर आप देखिएगा कि भाई कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, है ना। तो समझ गए भाई, संचारी भाव कभी नहीं भूलेंगे। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह बनते मिटते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। लेकिन संचारी भाव जो होते हैं बच्चों, वो थोड़ी थोड़ी देर में बिटते रहते हैं। एक खास बात और बता दूं कि संचारी भाव को बच्चों व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, कभी मान लीजिए लिख कर के आ गया तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने व्यभिचारी भाव तो पढ़ा ही नहीं है। किसको कहते हैं बच्चों, संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है क्या। अच्छा, जितना अभी हम लोगों ने भाई ये चार अवयव को क्लियर किया है कि स्थायी भाव में हम कभी नहीं भूलेंगे, साधारण शब्दों में एकदम, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। विभाव में हम कभी नहीं भूलेंगे, फिर उसके बाद अनुभव भी एंड संचारी भाव कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आप सभी बता दीजिए यस मैम, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, तभी ऐसे लगेगा कि नहीं हाँ वास्तव में आप अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ वेरी गुड,
अभी यस मैम, देखिए ये होता है कि मतलब लगता है कि नहीं हाँ बच्चा रिस्पॉन्स मतलब उसे मजा आ रहा है, रस मिल रहा है, तो रस पढ़ रहे हैं तो रस तो आना ही चाहिए, है ना। चलिए अभी क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज में मैम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जब चारों को देखा है तो एक बार ध्यान से इस उदाहरण को देख लीजिए। उदाहरण में मैं चारों अवयव को एक बार आपको बता दूं, ठीक है। एक बार आपको बता दूं कि जैसे उदाहरण में है बच्चों, आई होप कि यहां से दिख रहा होगा आपको, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या होता है, हाँ और पता है बच्चों ना, सेम यही एग्जाम्पल आया था हमारे पेपर में और पूछ लिया था कि इसमें कौन सा रस है। तो ऐसा तो अभी हम लोग करेंगे आगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूं इन चारों को पहचानना, ठीक है। और ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो अगर एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का अपहरण कर लिया जाता है किसके द्वारा, रावण के द्वारा, है ना। तो श्री रामचंद्र जी उन्हें खोजते हैं, खोजने के लिए निकलते हैं, तो वो बोलते हैं मतलब उनके द्वारा ये है कि हे खग यानी वो पक्षियों से, मृग हिरण से और मधुकर भंवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो इसमें भाई अगर हम कहें आपसे कि बच्चों इसमें स्थायी भाव क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैम इसमें स्थायी भाव क्या है कि ऐसी स्थिति हुई थी जिसकी वजह से हमें क्या हुआ था कि मतलब शोक, है ना। स्थायी भाव क्या बोलेंगे कि शोक यानी दुख हुआ था, तो जाहिर सी बात है यहाँ करुण रस होगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पर स्थायी भाव बताना है। तो आप बोलेंगे कि मैम शोक, है ना, यहाँ पर शोक होगा तो ये स्थायी भाव हो गया। विभाव कैसे पता चला, कारण क्या कारण हुआ कि जिसकी वजह से हमें शोक हुआ, कारण क्या हुआ, तो कारण होगा कि सीता जी का हरण, है ना, सीता जी का हरण क्या हो जाएगा, ये विभाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से तो हमें शोक हुआ है, कारण कारण पता चल गया, वही विभाव है, समझ गए। अब अनुभाव क्या होता है मैम, जो बाहरी चेष्टाएं होती है कि आंसू बहना, विलाप करना, विलाप करना मतलब रोना, तो ये बाहरी चेष्टाएं हो गई, तो मैम अनुभाव हो गया, कभी नहीं भूलेंगे। फिर संचारी भाव क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ी देर में बनते मिटते रहते हैं, कि थोड़ी देर चिंता हुई फिर उसके बाद वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना। तो यहाँ पर संचारी भाव क्या होगा, चिंता होगा। क्या अगर आप सभी कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे तो आप चारों चीजों को पहचान लेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी में आपने देख लिया कि मैम स्थायी भाव शोक है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज कर रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे, इसी वजह से क्या है कि शोक है। उसके बाद विभाव में कारण क्या है, सीता जी का हरण, अनुभाव हो गया, बाहरी चेष्टाएं, अश्रु विलाप हो गया, एंड संचारी भाव क्या हो गया, चिंता। ओके वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं हम लोग, है ना, आगे चलते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैम 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य रस, हास्य रस देखेंगे, हास्य रस देखेंगे, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। समझ में आई इतनी बात। अच्छा, एक कोई बच्ची है जिसका नाम है चमन, बच्ची है बच्चा है क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है, जिसका नाम चमन है, वो बोल रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, गुड, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, अच्छा अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कि मैम विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है और स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। इनके मिलने से ही तो रस की निष्पत्ति होती है ना, इनके मिलने से ही। और जब क्या है कि स्थायी भाव क्या कौन सा आ जाए, हास नामक स्थायी भाव आ जाए, तो वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में देखा, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाव में। ये उदाहरण बच्चों 2024 के पेपर में कोई कोड अभी वो जस्ट एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें यही उदाहरण देकर के पूछा है कि इसमें जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है। जैसे आपने पढ़ा तुरंत पहचान गए, हंसी हंसी बाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में। मान लीजिए आपको अर्थ नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन आपने जैसे ही देखा हंसी हंस, अरे हंसने की बात हो रही है, हास्य रस होगा, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका क्या होगा कि जब दिगंबर, बच्चों दिगंबर का अर्थ क्या होगा, महादेव जी, महादेव जी जब दूल्हे का वेश धारण करके वो अपनी बारात लेकर के ससुराल जा रहे थे, तो उनको देख करके वहां की स्त्रियां
क्या कर रही थी, हंस रही थी, घर के अंदर जा रही थी, निकल के उनको फिर से देख रही थी, मतलब उनकी विचित्र वेशभूषा को देख करके वो क्या कर रही थी, हंस रही थी। ओके, क्योंकि कैसे उन्होंने सांप को ये डाला है और कैसे उनका वेशभूषा है, इसी वजह से। समझ में आ गई, इतनी बात आ गई बच्चों। अन्य, हाँ इसमें देख लेते हैं मैम क्या होगा। देखिए स्थाई भाव तो हाँ समझ में आ गया, हंसी आ रही है, ठीक है। विभाव कारण क्या है, कारण क्या है कि महादेव जी और उनकी वेशभूषा, यही कारण है, इसी वजह से क्या आ रही है, हंसी आ रही है ना। तो ये तो विभाव हो गया। अनुभव क्या है कि बाहरी चेष्टा क्या दिख रही है कि स्त्रियों का हंसना और भागना, भागना मतलब वो अंदर चली जाती है, फिर उनको निकल के देखती है, फिर चली जाती है, ऐसे। तो ये बाहरी चेष्टाएं हैं, इसीलिए मैम ये अनुभाव है। संचारी भाव क्या होता है, हर्ष यानी खुशी और भय। भय कैसा है कि जब उन्होंने सांप वगैरह डाले, मतलब है ना, गले में और पहने हुए हैं, तो उनको देख करके डर भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है। तो ये हो गया संचारी भाव। आई होप कि सारी चीजें एकदम बढ़िया अच्छे ढंग से क्लियर है। हास्य रस का एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। अच्छा बाल ही नहीं है सर पे तो कैसे बाल बांका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हंसी आई भाई आपको, तो ये हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, ये भी एक पेपर में आया था। अब आपको लग रहा होगा मैम ये आप अधिकतर सारे उसमें कह रही है, तो बच्चों जब इतना सा आपको पढ़ना है तो जाहिर सी बात है उसी से तो आएंगे ना क्वेश्चन। सेम ये क्वेश्चन आया है बच्चों, किसमें कौन सा रस है, तो हास्य रस है, ठीक है। कि हाथी जैसी क्या है, देह शरीर है ना, और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ऐसे। ओके समझ में आया बच्चों, हास्य रस क्लियर हो गया। फटाफट देख लेते हैं करुण रस। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, प्रश्न मिलने वाले हैं बच्चों। हाँ बच्चों की संख्या एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर बनी हुई है, अभी प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। तो अभी आपने देखा कि मैम विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो हमें एक चीज बस ध्यान रखना है, जहां पर हास नामक स्थायी भाव परिपुष्ट हो या उसकी निष्पत्ति हो तो वहां पर हास्य रस, और जहां करुण रस मतलब क्या कौन सा स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो वहां करुण रस। ओके, तो यहाँ क्या है, ये देखिए शोक, यही तो स्थायी भाव होता है करुण का। समझ में आ गई बात। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपने देखा ना अभी ये वाला हम लोगों ने उदाहरण देखा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी किसकी खोज कर रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, वे उदास हैं, है ना। और वहां के खग मृग मधुकर से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो इसमें बच्चों स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। ये अभी हमने फिर से यहाँ पर देखा है। विभाव मतलब कारण क्या है, सीता जी का हरण, और अनुभव क्या है, अश्रु या विलाप, और संचारी भाव क्या है, चिंता। समझ में आ गई इतनी बात। अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसके करुण रस के। जैसे बच्चों, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर क्या है बच्चों कि जब जैसे किसी सांप की मणि खो जाती है तो वो जैसे तड़पता है ना, वैसे ही जब यहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, दशरथ के द्वारा उन्हें बाढ़ या तीर लग जाती है ना, बाढ़ से निकली हुई तीर लग जाती है, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब श्रवण कुमार की मृत्यु का पता उनके माता पिता को चलता है तो उनकी माता जी के द्वारा ये विलाप किया जाता है कि जैसे किसी सांप की मणि खोने पर वो तड़पता है, वैसे ही अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना को सुनकर के वे क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पर तो आप तुरंत समझ गए कि मैम कौन सा यहाँ पर ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है, करुण रस का है। ठीक है, तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। और ऐसा अगर उदाहरण आपकी परीक्षा में आ गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर करुण रस है। ओके, क्योंकि शोक स्थायी भाव आया है। समझ में आ गई इतनी बात। हाँ
ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बस इसमें इतना देख लेते हैं कि बच्चों शोक आया है, क्या स्थाई भाव है ना, शोक है। और फिर क्या है बच्चों, विभाव। विभाव मतलब कारण क्या है, तो श्रवण कुमार और दशरथ की उपस्थिति, यानी श्रवण कुमार की मृत्यु होना और दशरथ की उपस्थिति, यानी ना वो वहां पर आए होते और ना श्रवण कुमार की मृत्यु हुई होती, तो ये कारण हो गया, तो इसलिए कारण तो विभाव होता है। बस आपको जब भी विभाव दिखे तुरंत समझ जाएंगे कि मैम ने बताया था, जिससे कारण पता चले, ठीक है। अनुभव क्या होता है कि बाहरी चेष्टाएं, यानी कि सिर पटकना, प्रलाप करना, ठीक है, रोना ऐसे। और संचारी भाव क्या होता है, स्मृति यानी याद, और फिर दुख, ये तो थोड़ी देर में बनते और मिटते रहते। थोड़ी देर इंसान दुख को झेल लेगा, किसी की याद कर लेगा, फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, ऐसे मतलब कहने का मतलब है। समझ गए, इतनी बात भी समझ में आ गई। लेकिन 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 उसके पहले देखिए, हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि मैम रस क्या होता है, समझ लिए, अवयव क्या होते हैं, फिर हास्य रस, करुण रस, विथ उदाहरण, उदाहरण के साथ में हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों को मिलने वाले हैं प्रश्न, ठीक है, प्रश्नों को करने वाले हैं, फिर उसका उत्तर आप सभी करेंगे। आप नंबर डालेंगे कि भाई कितने आप कर पाए हैं सही। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि कोई भी क्लास करने में बच्चों थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत होती है, ठीक है, तब जाकर के एक क्लास आपके सामने आती है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि एक बार जितने भी बच्चे हैं इस क्लास में और उन्होंने अगर अभी ये लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब टाइम स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो क्या हम लोग अब अपने पहले प्रश्न की मतलब प्रश्न को देखते हैं, है ना। देखते हैं भाई, हमारा पहला प्रश्न क्या है, क्या हमारी बच्चा पार्टी तैयार है, बिल्कुल तैयार दिख रही है। अब आपको नोट भी करना है कि भाई लास्ट में मैं पूछूंगी कि इन प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं, तो ज्यादातर बच्चों का यही जवाब होना चाहिए कि मैम मैंने सारे सही किए हैं, ठीक है। दो रस से ही संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे बच्चों। चलिए फिर देखते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ऐसे ही तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही प्रश्न बन करके आएगा, ठीक है, कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बताना है बच्चों। हास होगा, शोक होगा, भय होगा या फिर रौद्र होगा। जब आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में तो दो रस हैं, तो आप रौद्र को तो तुरंत कट कर देंगे, भय को भी कट कर देंगे, है ना। और फिर क्या, दो में आपको पता होना चाहिए, तो मैम हास्य है, तो जाहिर सी बात है कि सही जवाब क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। 100% बच्चों का ये सही जाएगा। अब दिख रहा है, ये मतलब दिखता है। वैसे भी हम सर से पहले भी कहते हैं कि बच्चे जितना मजा उनको प्रश्न करने में आता है उतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, समझने में मतलब नहीं आता है। अब आप जितने भी आंसर करेंगे ना उसमें लिखेंगे, ऐसे नहीं कि ए बी सी ऐसे करके आंसर नहीं करेंगे। आप जब आंसर बताएंगे तो उसमें लिखेंगे कि मैम हास होगा, शोक होगा, उसको लिखिएगा, ठीक है। हाँ, और एक बार शेयर और कर दीजिए फटाफट, ठीक है, क्योंकि आप प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, प्रश्न स्टार्ट हो गए, सही जवाब हो जाएगा हास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने, लेकिन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है, कौन सा रस है बच्चों, यहाँ पर कौन सा रस होगा। और जिसका सही हो जाए फटाफट क्या कर दीजिएगा, हाँ ये कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अभी क्या है कि इसमें बताना है आपको कौन सा रस है, ठीक है, कौन सा रस है, तो हास्य है, करुण है, वीर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, करुण होगा। और अगर मैम करुण का स्थायी भाव पूछ ले तो हम लोग क्या बता देंगे, स्थायी भाव क्या बता देंगे, शोक, है ना, बिना किसी संकोच के, क्या, शोक। ओके, सारे बच्चों का आंसर सही होगा, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे ऐसे करके आंसर कर रहे हैं ना, करुण करुण ऐसे, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। आगे है बच्चों, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे व्यक्ति को हम लोग देख लेंगे तो क्या आएगी, रोना आएगा,
हंसी आएगी, है ना, हंसी आएगी। तो हास्य, करुण, वीर, क्रोध, क्या होगा मैम? क्रोध को कट कर देंगे, वीर कट कर देंगे, दो में हमें बताना है तो क्या हो जाएगा इसमें। लेकिन पूछा है कि हाँ कौन सा रस है ना, तो हमें बताना है कि मैम कौन सा यहाँ पर होगा, रस कौन सा होगा? हास्य। ओके, और अगर आता है कि इसका स्थायी भाव क्या है तो हास। मोस्टली बच्चों का बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। और जब भी अगर परीक्षा में आपके रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आपको गलत नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल सही करना है, ठीक है। चलिए आगे है बच्चों कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। ठीक है, इसमें क्या है कि उक्त पंक्ति में रस है, इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा रस है। ठीक है, जैसे जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, ठीक है, ब्रज भूलता नहीं है, और वहां के गोकुल वन मतलब गोकुल के वन उपवन सघन कुंज की छाई सब मुझे क्या आते हैं? याद आते हैं। तो वो कैसे हैं? उदास है। एक बार बताइए कि यहाँ पर कौन सा रस होगा भाई, फटाफट। हाँ, क्या है कि शुभम, सुनीता, राधा, अरुण, प्रिंस, कैफ, सानिया, वेरी गुड, ये सारे बच्चे। और एक बच्चा नाम है क्या? प्रसन्न, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, स्वेच्छा, है ना। हाँ, तो ये बच्चे ना फटाफट मतलब सभी, और भी जिनका नाम नहीं भी लिया है तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? करुण हो जाएगा। ठीक है, करुण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए नहीं बच्चों, आया भी है। ठीक है, आया भी है प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखिएगा कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है बच्चों? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या फिर भामा, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है बच्चों? देखिए, भामा नहीं होगा, विश्वनाथ नहीं होगा, भानुदत्त नहीं होगा, जितने बच्चे भरत मुनि कर रहे हैं वो सही होगा। ठीक है, कितने परसेंट इस प्रश्न का जवाब बच्चों ने दिया है? 84% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चों। और आपने अभी पिछले मतलब अभी जस्ट पीछे पढ़ भी रखा है कि मैम भरत मुनि के अनुसार ही था कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भी तो पढ़ा था। तो अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति किसके अनुसार होती है, तब भी आप क्या बोलेंगे कि मैम भरत मुनि के अनुसार। दो क्वेश्चन का आंसर देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है लेकिन कभी कभी हाँ, और बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? क्या होता है? हास होता है क्या? नहीं मैम, शोक होता है ना। ऐसे ऐसे आना चाहिए आपको, शोक होता है। अच्छा, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? और एक चीज और बता दूं ना आप सभी को। हाँ देखिए, और एक चीज बता दूं कि अभी जब इतने प्रश्नों को करने के बाद, जैसे आप लोग ना, जैसे ये प्रश्न कुछ भी पूछना चाहते हैं कि मैम इसका क्या होगा, ये बताइए हमें, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। अभी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आपकी कमेंट भी देखेंगे, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हम उसका उत्तर भी आपको देंगे। ठीक है, वेरी गुड। ये बच्चे ना सो कैसे लिख रहे हैं? वैष्णवी त्रिपाठी मुझे दिखा है। ठीक है, अक्षत, निशा, ये सारे ही बच्चे। तो चलिए फिर, पीयूष, कृष्णा, ठीक है, हाँ कृष्णा त्रिवेदी, हाँ मैम। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, सर मूसर नाचत गगन, लखी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे मनहु पियसी भांग। जब भी ये उदाहरण देखते हैं बच्चों, जो शिवम सर है ना, शिवम सर यानी हमारे बड़े भ्राताश्री है ना, वो क्या, जब वो 10th क्लास में थे तब का मुझे याद है कि कहते थे कि मुझे ये याद नहीं होता है। तो वो क्या करते थे कि हमारे टाइम पे ये बच्चों बहुविकल्पी वाला नहीं आता था, तो हम लोग को उदाहरण लिखना होता था कि हास्य रस का उदाहरण लिखिए। तो ये हम लोग को ना सबसे इजी लगता था, और सर का भी फेवरेट यही है, एकमात्र यही उनको हास्य रस का उदाहरण याद है।
ठीक है, सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि एकमात्र यही उन्हें हास्य रस का उदाहरण याद है, और हमेशा हमें भी सुनाया करते हैं कि मैम हम सुनाए हास्य रस का उदाहरण, ठीक है। और फिर बड़े ही स्पीड में गर्व के साथ सुनाते हैं, सर मूसर नाचत गगन, लखी हलदर को स्वांग, लखी हलदर को स्वांग, ठीक है। हंसी हंस गोपी फिर हंसे, मनहु पियसी भांग। कहते हैं कि मैम हम ऐसे पहचान जाते हैं क्योंकि इसमें बार बार ये देखिए हंसी हंसी शब्द आता है, जिससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई भांग को भी मान लीजिए अगर उसने पी लिया है तो जाहिर सी बात है वो हंसेगा, है ना, हंसेगा। इससे हमें याद रहता है कि इसमें हमें रस बताना है, इसीलिए हास्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सच्चाई बताई है। कभी भी सर की अगर साइंस मैथ की क्लास होती है तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि सर आपको हास्य रस का कौन सा एक उदाहरण याद है, ठीक है। चलिए, हास्य तो आप भी यही अपना सकते हैं, और मतलब ऐसे भी देखिए परीक्षा में अगर कोई भी उदाहरण आता है ना बच्चों, आप उसको एक बार अगर ध्यान से भी पढ़ लेते हैं तब भी आप सही कर लेंगे। इसके लिए काफी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, संचारी भाव लाने की मन में आवश्यकता नहीं है। रस के कितने अंग होते हैं ये बताना है आपको। 4, 5, 6, 7 कितने अंग होते हैं बच्चों? अभी आपने पढ़ा था। अब मैं देखूंगी कि भाई कितने बच्चे इसका सही जवाब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में इनके नाम भी लिख के बता दीजिए कि मैम ये होते हैं अवयव, तो सर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि कौन से बच्चे पहले जवाब कर रहे हैं इस वाले प्रश्न का, ठीक है। हाँ, उसमें मैं उन बच्चों का जरूर नाम लूंगी बच्चों कि रस के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6 या 7। 7, 6, 5 कट कर देंगे, सही जवाब हो जाएगा। हाँ, सानिया राजपूत, पीयूष शर्मा, ठीक है। सबके नाम पॉसिबल नहीं होगा लिखना, ठीक है। तो अभी मैंने सानिया का लिखा है, सानिया, पीयूष, अनुकल्प, इन्होंने जवाब दिया है कि मैम 4, ठीक है। अक्षत और अनमोल। अब देखिए बच्चों 4 तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सानिया नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं देखिएगा। 4 होते हैं मैम, आपने बताया था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यही तो 4 अवयव होते हैं, नोट कर लीजिएगा। ओके, यही 4 अवयव होते हैं, ये तो हम लोगों ने अभी पहले देख रखा है। अब क्या है बच्चों? शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, है ना। रोवहि रानी, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, शोक, है ना, मतलब दुख व्यक्त हो रहा है, रोने का वो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने देखा तुरंत पहचान गए। पूछा है कि उक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो कौन सा रस होगा भाई? करुण रस होगा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल करुण रस होगा। जब 2 ही हमें पढ़ने हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें घुमा फिरा कर ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में भी मिलेंगे, ठीक है। आगे बच्चों की काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऐसा भी क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 7 है, 9 है, 11 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मोस्टली बच्चे 11 और 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि भाई काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी, ठीक है। कितनी होगी? 9 होगी, और 9 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स भी दिखा है आज की क्लास में। अभी तो और भी अन्य आगे भी प्रश्न हैं, ठीक है। आगे भी प्रश्न है बच्चों कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, और ऐड कर लीजिएगा कि उसका स्थायी भाव क्या है ना। मान लीजिए आपने ऐड कर लिया, तो बताएंगे आप कि मैम यहाँ पर दुख व्यक्त हो रहा है, पढ़ करके ही पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है सही जवाब। सही जवाब बताने से पहले फटाफट एक बार जितनी, क्योंकि सर हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि मैम जितने बच्चे हैं इस क्लास में उन बच्चों ने ही नहीं पूरा भी किया है, ठीक है। तो आप एक बार फटाफट क्लास को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब आपने जैसे ही पढ़ा, आपने देखा कि मैम दुख व्यक्त हो रहा है, तो दुख व्यक्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा, और करुण रस का स्थायी भाव मैम हो जाता है शोक। क्या हो जाता है? शोक, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब क्या है?
कि वही जब दिगंबर हमारे महादेव जी दूल्हे का वेश धारण करते हैं और अपनी बारात लेकर के ससुराल जाते हैं, तो उनकी विचित्र वेशभूषा को देख करके वहां की स्त्रियां उनको देख करके हंसती हैं, डरती भी हैं, क्योंकि उन्होंने सांप को भी धारण किया था, है ना। इसीलिए तो हंसी हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में कौन सा रस है। ऐसा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन मिल सकता है, मिल सकता नहीं है बल्कि आया भी है, ठीक है, आया भी है। आपको बताना है कि यहाँ कौन सा रस है। वीर होगा नहीं कि आप सोच ले कि दिगंबर जी यानी वो वीर थे और वीरता के साथ में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर ये कट हो जाएगा भाई, करुण भी नहीं होगा, हास्य होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इससे हंसी का भाव व्यक्त हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में कौन से रस के अंग हैं, इसमें बताना है आपको। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें आज की इस क्लास में सीख करके जाएंगे बच्चों, ठीक है। कुछ ईमानदार बच्चे भी होते हैं जो क्या करते हैं, तुरंत नोट करते हैं, वो ईमानदार होते हैं। निम्न में से कौन से रस के अंग हैं। अब आपको बताना है कि मैम स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, तुरंत बताइए कि मैम इनमें से तो हो जाएगा कि इनमें से सभी, यानी कि निम्न में से रस के अंग कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव भी होता है, विभाव भी होता है, अनुभव भी होता है, और एक मैम नहीं दिया है, चौथा, जिसे हम लोग कहते हैं संचारी भाव, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, संचारी भाव। और मैम आपने इसका एक और नाम बताया है कि अगर मान लीजिए संचारी भाव की जगह व्यभिचारी भाव भी लिख करके आ जाए तो इसे भी व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ठीक है, व्यभिचारी भाव, समझ गए ना। ये यानी इसे संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव। सुजीत मौर्य, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और ये सभी इनके क्या होते हैं, अंग होते हैं। अंग बोले या हमारी परीक्षा में अवयव लिख करके आ जाए तो बात तो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पूछति ग्राम वधु सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है ना। यहाँ पर होगा कि उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ये पंक्ति भी मैं बताऊं आपको कहाँ से है। जब हम लोग ना वन पथ पर शीर्षक हम लोगों ने तुलसीदास जी के द्वारा किया था, एक पद्यांश किया था कि जब सीता जी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ एक मतलब वन की ओर जा रही थी, एक गांव से होकर के गुजरती हैं, तो वहां की स्त्रियां उनसे पूछती हैं कि पूछति ग्राम वधु सियसो की, जो गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से, यानी ये जो सांवले रंग के हैं, सखी रावरे को है, कि मतलब सखी ये आपके कौन है। तो वो मुस्कुरा करके उनको जवाब देती हैं। तो जाहिर सी बात हो जाएगा कि यहाँ पर भाई कौन सा रस हो जाएगा बच्चों, हमेशा ध्यान में रखिएगा, हास्य रस हो जाएगा, ठीक है, हास्य रस हो जाएगा, करुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने उनके पति का नाम पूछा है तो वो मुस्कुरा करके उनको जवाब दे रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हास्य रस, पिछले वाले क्वेश्चन में। अब 15 नंबर प्रश्न हमारे सामने है बच्चों कि जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न विलोकी भूली। फिर आगे है पुनि पुनि मुन उकसही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। पूरा आपने पढ़ा नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे मुस्काही देखा आपको तुरंत पता चल गया कि या तो पूछेगा कि इसमें रस कौन सा है, या तो पूछेगा कि जो भी रस है उसका स्थायी भाव क्या है ना। ऐसे ही तो प्रश्न बन करके आएगा। अभी क्या पूछा है कि इसमें रस क्या है, तो मुस्काही से तुरंत मैम पहचान लिया कि यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। अब आपको तुरंत जाना नहीं है, ईमानदारी से कमेंट में बताना है कि मैम हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट किए हैं, है ना। ये भी बताइएगा तुरंत, क्योंकि जब हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया था तो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था कि रस होता क्या है, फिर अवयव कौन से होते हैं, फिर हास्य रस कैसे करेंगे, उदाहरण भी देखे थे, करुण रस भी देखा, उसका भी उदाहरण देखा, और फिर हम लोगों ने इतने प्रश्नों को भी किया। और ईमानदारी के साथ में भी बताइएगा कि बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। एक कमेंट जरूर करिएगा कि मैम आज की क्लास हमें कैसी लगी है। क्या आप काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत और
मतलब और अन्य क्लासेस चाहते हैं, ये भी लिख करके बताइएगा। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में आप पढ़ने के इच्छुक हैं या फिर नहीं हैं, है ना। तो इससे पता चलता है और एक इच्छा होती है कि नहीं, हमारे बच्चों के सामने क्लासेस को लाया जाए। हाँ, और देखिए आपको ये पता भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है, जानकारी सभी को होनी चाहिए कि हमारा ऐप है जिसका नाम क्या है, शक्ति बैच। एक दूसरा क्या है, हाँ, ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको शक्ति बैच मिलेगा। एक और है शक्ति 2.0, ठीक है, उसमें हमारी क्लासेस हिंदी की भी पूरी रेगुलर हिंदी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, सभी सब्जेक्ट की होती है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, है ना। और शक्ति 2.0 में आपको ऑफर भी मिला है जिसमें आप क्या अपनी इच्छा अनुसार बच्चों ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां पर रेगुलर क्लासेस होती हैं। जैसे हम लोग हिंदी की भी बात करें तो हम लोग उसमें गद्यांश, पद्यांश और यहाँ तक कि जैसे आपके हिंदी में अनिवार्य संस्कृत भी होती है ना बच्चों, तो उनके भी चैप्टर करते हैं और काफ़ी अच्छे से हम लोग आसान तरीके से बिल्कुल प्रेम के साथ हर चीज़ों को कवर करते हैं। हाँ, जैसे उसमें अनिवार्य संस्कृत में हम लोगों ने अभी 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, वाराणसी। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि क्या है, अनियोक्ति विलासा, ठीक है। फिर अनियोक्ति विलासा के बाद वीरा वीरेण पूज्यते, और अभी कल या परसों में ही हम लोगों ने एक क्लास किया है प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जो शक्ति 2.0 है बैच बच्चों, इसमें अभी अगस्त से ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और बिल्कुल शुरुआत से ही हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू हुई है, तो आपका बिल्कुल लेट भी नहीं होगा। तो आप इच्छा अनुसार इन्हें क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, सारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भाई मैं लास्ट में थोड़ा सा आपकी कमेंट, कोई बच्चा कह रहा है कि मैम निष्पत्ति का मीनिंग क्या होगा, मतलब जैसे उत्पत्ति होना, है ना। उत्पत्ति या निष्पत्ति मतलब समझते हैं ना, ऐसे इसका ये अर्थ होगा कि जैसे उसमें आया था ना कि जिसमें शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहां पर करुण रस होता है, ऐसे करके ना, तो उसका मतलब होगा कि उत्पत्ति, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कुछ भी, हाँ हाँ जरूर एक कमेंट करिएगा कि भाई कैसी लगी है क्लास। और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम 15 में से 15 सही गए हैं, उज्जवल प्रताप, है ना, कि सारे सही गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सभी हमारी तरफ से अपनी पीठ पे थोड़ा सा करिएगा, थपकी लगाइएगा, ठीक है, सोचिएगा कि हाँ मैम के द्वारा मिली है। चलिए, अभी और कोई भी, कोई कह रहा है कि सुजीत मौर्य कह रहे हैं मैम मेरा 15 में से 14 क्या हुआ है, सही हुआ है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो जैसे जैसे क्लासेस होती है बस आप उनको फॉलो कीजिए और मुझे ये भी बताइएगा कि आप और आगे की क्लासेस कैसे चाहते हैं, ठीक है। चलिए, और रोज शाम को 7 बजे इस चैनल पर क्लास होती है, तो आप सभी फॉलो करना ना भूलिएगा, मतलब रोजाना, ओके। चलिए, तो फिर करते हैं, समाप्त करते हैं बच्चों। हाँ, और एक एक फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कैसी लगी है क्लास, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। और जाते जाते एक चीज आपके लिए कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।